अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर इन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट की यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ असेसमेंट ऑफ द स्किन, हेड एंड नेक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे असेसमेंट ऑफ द स्किन से। स्किन की असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे और असेसमेंट के दौरान हम स्किन में क्या क्या देखेंगे, किन किन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे, इन सब चीज़ों के हवाले से आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन को कि स्किन किसे कहते हैं या स्किन क्या है। सो द स्किन इज़ द हैवीएस्ट सिंगल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट कंटेन 3 लेयर्स, दैट इज़ एपिडर्मिस, डर्मस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि स्किन जो है ये हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन है, आउटर साइड पर जो मौजूद है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी जो मौजूद है। तो ये स्किन जो है ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑर्गन है। इसी तरह से स्किन जो है ये 3 लेयर्स पर डिवाइड हुआ है। इसकी जो डिवीज़न है ये 3 लेयर्स पर तकसीम हुआ है, जिसमें हमारे साथ स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि हमें नज़र आता है, जिसके ऊपर बाल वगैरह होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। फिर इस एपिडर्मिस के नीचे एक दूसरा लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डर्मस कहते हैं। और इसी तरह से डर्मस के नीचे फिर तीसरा लेयर है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ कहते हैं। सो द कलर ऑफ नॉर्मल स्किन डिपेंड ऑन 4 पिगमेंट्स। इसी तरह से हमारे स्किन का जो कलर होता है तो ये बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 4 पिगमेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो 4 पिगमेंट्स हमारे साथ कौन से हैं, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ मेलानिन आते हैं। मेलानिन जो है ये आपको जो है ब्राउनिश पिगमेंट या ब्राउनिश कलर में पिगमेंट के तौर पर जो है आपको नज़र आएंगे। पिगमेंट से मुराद छोटे छोटे दाने जो है आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसी तरह से केराटीन है, केराटीन जो है ये गोल्डन येलो पिगमेंट होते हैं, इनका जो कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गए, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो आप सब दोस्तों को पता है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और सिंपली इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि आपको ब्राइट रेड पिगमेंट के फॉर्म में जो है दिखाई देंगे। इसी तरह से जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं तो उनकी जो कलर होती है या तो वो ब्लूइश होती है या साइनोटिक होती है, ठीक है। साइनोसिस से मुराद ये है कि जब उसकी कलर आपको ब्लूइश नज़र आ रही होती है तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के साथ किसी किस्म की ऑक्सीजन जो है वो अटैच नहीं है, हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, तो इस वजह से वो हमें ब्लूइश या साइनोटिक जो है दिखाई देती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड की समझ आपको आ गई होगी। इस स्लाइड में बेसिकली 2 बातें कही गई है। पहली बात ये कही गई है कि स्किन जो है ये हमारे बॉडी का जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरह से स्किन जो है ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, मतलब 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है बेसिकली, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि हमें नज़र आता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये आप अगर अपने हाथ को देखें तो हाथों के ऊपर जो है आपके छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं, बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस स्किन को क्या कहते हैं जो कि हमें नज़र आता है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपी मीन अबव या आउटसाइड, ठीक है। सो एपिडर्मिस मतलब वो लेयर जो कि बाहर की तरफ होता है या सबसे ऊपर होता है, तो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसी तरह से एपिडर्मिस के नीचे फिर दूसरा लेयर है, मिडल लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डर्मस कहते हैं। और इसी तरह से डर्मस के नीचे फिर तीसरा लेयर है जो कि इनर मोस्ट लेयर है और इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं। फिर दूसरी बात इस स्लाइड में ये कही गई है कि हमारे स्किन का जो कलर होता
है। तो ये बेसिकली 4 पिगमेंट्स पर डिपेंड करती है। 4 पिगमेंट से मुराद 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ मेलानिन आते हैं। मेलानिन ये ब्राउनिश कलर में पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं, कलरफुल दाने होते हैं, ठीक है। सो मेलानिन जो है ये आपको ब्राउन कलर में दिखने वाले छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे। इसी तरह से केराटिन जो है ये आपको गोल्डन येलो कलर में पिगमेंट जो है नज़र आएंगे। इसी तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का भी मैंने अभी आपको बताया कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ होता है तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन तो आप सब दोस्तों को पता है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मुराद हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हुआ होता है तो फिर ये हमें ब्राइट रेड कलर में पिगमेंट के तौर पर दिखाई देते हैं। और इसी तरह से जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होता तो फिर ये हमें ब्राउनिश या साइनोटिक फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ये 2 बातें जो है इस स्लाइड में कही गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। तो ये हमारे साथ स्किन है, जो कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि हमारे साथ स्किन जो है बेसिकली 3 लेयर पर मुश्तमिल है, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ठीक है। इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, इसमें हमारे साथ स्ट्रेटम कोनियम होते हैं, स्ट्रेटम लूसिडम होते हैं, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम होते हैं, स्ट्रेटम स्पिनोसम होते हैं और स्ट्रेटम बेसल्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटम से मुराद लेयर है। सो लेयर कॉर्नियम, लेयर लूसिडम, लेयर ग्रेनुलोसम जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे दाने, इसी तरह से लेयर स्पिनोसम और लेयर बेसल्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा लेयर आता है स्किन की, जो एपिडर्मिस के नीचे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डर्मस कहते हैं। सो इस डर्मस में हमारे साथ पेपिलरी होते हैं और रेटिक्यूलर्स होते हैं, ठीक है। फिर डर्मस के नीचे हमारे साथ इनर मोस्ट लेयर आता है, जो कि तीसरा लेयर है, उसको हम सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। और आपको ये दिखाई दे रहे होंगे जिसको अभी मैंने टिक किया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ तीसरा लेयर है स्किन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। तो ये आपको स्किन के बारे में जो है आपको डायग्राम दिया गया है। स्किन जो एपिडर्मिस होता है, मैंने आपको कहा कि जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जिसके ऊपर आपको बाल भी अक्सर औकात दिखाई देते हैं, ठीक है, अमूमन, तो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 3 मेन सेल्स ऑफ द स्किन। हमारे स्किन के 3 ख़ास सेल्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किन को महफूज रखने में, हमारे स्किन को मेंटेन रखने में और इसके जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखने में, ठीक है। सो वो 3 मेन सेल्स कौन से हैं, उसमें जो पहले नंबर पर हमारे साथ सेल आते हैं स्किन के, उसको हम क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट सेल्स। मेलानोसाइट सेल्स ये वो सेल्स है जो कि हमारे स्किन को एक ख़ास कलर देती है और इसी तरह से हार्मफुल रेज जो होती है उनसे हमारे स्किन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो मेलानोसाइट सेल्स ये असल में हमारे स्किन के सेल्स है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये हमारे स्किन को एक ख़ास कलर देती है और इसी तरह से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। किससे प्रोटेक्शन देती है, किसी भी किस्म के जो हार्मफुल रेज होते हैं जो कि सन से आते हैं या किसी भी किस्म के फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उससे जो है हमारे स्किन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरे मेन सेल्स है हमारे स्किन के, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंगरहन सेल्स कहते हैं, लैंगरहन सेल्स कहते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। हमारे स्किन को जो है इससे ये काम लेती है कि हमारे स्किन को एज अ वाल, मतलब एज अ दीवार के तौर पर जो है इसको क्या करती है, इससे काम लेती है और किसी भी किस्म के फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर से अंदर की तरफ नहीं आने देती, ठीक है। तो इस वजह से लैंगरहन सेल्स को डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं कि ये क्या करती है। डिफेंस से क्या मुराद है, डिफेंस से मुराद
तहफ़्फ़ुज़ करना किसी चीज़ की, क्या करना, किसी चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ करना या किसी चीज़ को महफूज रखना, ठीक है, उसका ख्याल रखना। तो इस वजह से इसको डिफेंस मैकेनिज़्म कहा गया है, ठीक है, कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म में काम करती है, दिफा करती है, हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से क्या करती है, महफूज रखती है। इसी तरह से जो तीसरे मेन सेल्स है हमारे स्किन के, उसको मार्कर सेल्स कहते हैं। मार्कर सेल्स ये हमारे स्किन के वो सेल्स है जो कि हमें टच और सेंसेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और टच और सेंसेशन में हमें जो है मदद देती है, ठीक है। मार्कर सेल्स मतलब वो सेल्स है जो कि हमें चीज़ों को महसूस करने में, चीज़ों को टच करने में क्या करती है, मदद देती है। और जब हमें कोई चीज़ टच करती है तो इन्हीं मार्कर सेल्स के ज़रिए फिर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। सो सिंपल अल्फाज में मार्कर सेल्स का फंक्शन ये है कि ये हमें चीज़ों को महसूस करने में, अगर हमें कोई टच करता है या हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें महसूस कराने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो MCQs में आपको इस तरह के MCQs आ सकता है कि हाउ मेनी मेन सेल्स ऑफ देयर आर मेन सेल्स ऑफ स्किन, के स्किन के जो मेन सेल्स है वो कितने हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए होंगे जिसमें आपको 3 ऑप्शन भी दिया गया होगा कि देयर आर 3 मेन सेल्स ऑफ स्किन, तो आपने उसको मार्क कर देना है। इसी तरह से MCQs दूसरा भी आ सकता है कि इन द फॉलोइंग सेल्स विच वन बिलोंग टू टच एंड सेंसेशन, ठीक है। तो MCQs का मतलब यह है कि मंदरजा झेल में से वो कौन सा सेल है जो कि टच और सेंसेशन से ताल्लुक़ रखती है या टच और सेंसेशन को महसूस कराने में हमें मदद देती है, तो वो मार्कर सेल्स है। इसी तरह से MCQs इस तरह से भी आ सकता है कि इन द फॉलोइंग स्किन सेल्स विच वन बिलोंग टू या विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर और प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। मंदरजेल में से स्किन सेल्स में से वो कौन से सेल्स है जो कि स्किन को कलर देने में और स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमारे साथ मेलानोसाइट्स है, ठीक है। तो इस तरह के MCQs आ सकते हैं, इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं मार्कर सेल्स की। मार्कर सेल्स ये हमारे साथ कौन से सेल्स है, ये हमारे साथ वो सेल्स है जो कि हमें चीज़ों को महसूस कराने में क्या करती हैं, मदद देती है। और मेलानोसाइट्स ये आप देख सकते हैं, मेलानोसाइट्स ये वो सेल्स है जो कि हमारे स्किन को कलर देने के लिए और हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब बात करते हैं साइनोसिस की। साइनोसिस किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको साइनोसिस के बारे में बताऊं तो साइनोसिस यूजुअली हमारे साथ ये एक कंडीशन होती है, ये एक सिचुएशन होती है और ये तब अराइज होती है जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट को ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती या जो ब्लड फ्लो है उस बॉडी पार्ट को प्रॉपर तरीके से वहाँ तक ब्लड फ्लो जो है नहीं जाती। तो इस वजह से वो एरिया जहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही होती तो उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है ज़र्द होने लगता है, येलोविश होने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कलर है वो ब्लूइश होने लगती है। तो वो कंडीशन जिसमें स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है, ठीक है, किस वजह से? ब्लड की सर्कुलेशन कम होने की वजह से। तो ऐसे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं और वो जो पार्ट होता है जो कि इसका शिकार हुआ होता है उसको हम साइनोटिक एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं। सो एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सीहीमोग्लोबिन इन द क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स गिव द स्किन अ ब्लूइश कलर नोन एज साइनोसिस।
वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट तक ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती तो ज़ाहिरी बात है वो एरिया जहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती तो वहाँ पर मौजूद जो हीमोग्लोबिन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। उसके पास फिर ऑक्सीजन नहीं रहता। जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं रहता तो इस वजह से फिर ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मैंने अभी आपको बताया कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हमें ब्लूइश दिखाई देते हैं, मतलब ब्लूइश कलर में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से फिर वो एरिया स्किन का वो एरिया जो है वो हमें ब्लूइश दिखाने लगती है, ब्लूइश दिखने लगती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ साइनोसिस। अब हमारे साथ साइनोसिस के भी दो अकसाम हैं। एमसीक्यूज में ये दोनों पॉइंट आ सकते हैं, इसलिए इसको गौर से सुने। पहला जो किस्म है उसको हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं और जो दूसरा किस्म है उसको हम पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस क्या है? डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन लेवल इन द आर्टरियल ब्लड, इफ दिस लेवल इज लो साइनोसिस इज सेंट्रल। सेंट्रल साइनोसिस से मुराद ये है कि हमारी आर्टरीज़ में जो ब्लड होता है अगर उस ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, तो ब्लड की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ज़ाहिर बात है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएंगे। और इसी तरह से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होने की वजह से फिर क्या होगा, ब्लूइशनेस प्रोड्यूस होगी, ब्लूइशनेस जो है वो पैदा होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम सेंट्रल साइनोसिस कहेंगे। ठीक है, सो अगर हमारे आर्टरीज़ में ब्लड की फ़्लो कम हो रही हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही हो, तो आर्टरियल ब्लड की कंसंट्रेशन की कम होने की वजह से जब साइनोसिस काज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। यूजुअली जब सेंट्रल साइनोसिस होता है तो इससे हमारे जो लिप्स है और हमारा जो ओरल म्यूकोज़ा होता है, ठीक है, तो ये ब्लूइश नज़र आता है। ये आपको ज़्यादातर ब्लूइश देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई भी पेशेंट जिनको सेंट्रल साइनोसिस हुआ हो तो आपको चाहिए कि आप उनके लिप्स जो है वो चेक करें और उनका जो ओरल म्यूकोज़ा है उसको चेक करें, तो वो आपको अमूमन ब्लूइश कलर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। इसी तरह से अगर पेरिफेरल साइनोसिस की हम बात करें तो पेरिफेरल साइनोसिस से मुराद हमारे जो पेरिफेरीज है, ठीक है, मतलब हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह है, अकर व्हेन क्यूटेनियस ब्लड फ्लो डिक्रीज एंड स्लोज एंड टिश्यूज एक्सट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन देन यूजुअल फ्रॉम द ब्लड, पेरिफेरल साइनोसिस में बी अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू एंजाइटी और कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, पेरिफेरल साइनोसिस जो है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो क्यूटेनियस ब्लड फ्लो होता है, हमारे जो सब क्यूटेनियस लेयर में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो जब वहाँ पर सर्कुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो ज़ाहिरी बात है सर्कुलेशन डिक्रीज़ होने की वजह से जो है ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में टिश्यूज़ को नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो टिश्यूज़ है वो सर्कुलेशन कम होगी लेकिन वो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर मौजूद जो हीमोग्लोबिन होंगे वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। डीऑक्सीजनेटेड होने की वजह से फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लूइशनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से जो पेरिफेरल साइनोसिस है इसकी वजह से हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो क्या हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो हाथ है वो पेलनेस उसमें पैदा हो जाती है, ठीक है, और वो ब्लूइशनेस का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि हमारे उंगलियों के जो नेल बेड्स है, ठीक है, ये ब्लूइश नज़र आने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पाँव के जो नेल बेड्स है वो ब्लूइश नज़र आने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं।
इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द स्किन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम स्किन की इंस्पेक्शन करेंगे, स्किन को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको पल्पेट करेंगे। और इस ऑब्जर्वेशन और पल्पेशन के दौरान हम मंदरजा झेल चीज़ों को क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे स्किन में। ठीक है, सबसे पहले हम स्किन की कलर को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। सो इंक्रीज पिगमेंटेशन, ब्राउननेस, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, रेडनेस, पेलर, साइनोसिस एंड येलोविंग ऑफ द स्किन। सो जब हम स्किन के कलर को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम देखने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया स्किन में किसी किस्म की पिगमेंटेशन की तादाद तो इंक्रीज़ नहीं हुई है। अगर तादाद इंक्रीज़ हुई है, अगर हमारे साथ मेलानोसाइट्स उसकी तादाद इंक्रीज़ हो या मेलानिन की तादाद इंक्रीज़ हुई हो तो हमारा स्किन जो है वो ब्राउननेस उसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, हमारी स्किन जो है वो फिर ब्राउन हमें दिखेगी ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मेलानिन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ तो नहीं हुई, इसके साथ साथ देखेंगे स्किन में रेडनेस तो नहीं है। ठीक है, स्किन जो है वो रेड तो नहीं हुई है या स्किन में पेलरनेस तो पैदा नहीं हुई है। पेलरनेस से मुराद हमारा स्किन जब पेल हो जाता है, पेल येलो देखने को मिलता है तो उसको हम पेलर कहते हैं। इसी तरह से साइनोसिस कहाँ किसी जगह पर तो नहीं हुई है या स्किन में किसी किस्म की येलोवेनेस जो है वो पैदा तो नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन के दौरान देखते हैं। इसी तरह से हम स्किन की जो मॉइस्चराइजेशन है उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चर है या नहीं। एग्जाम्पल आर इसमें हम स्किन की जो ड्राइनेस है उसकी जो स्वेटिंग है और उसकी जो ऑयलीनेस है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि स्किन ज़्यादा खुश्क तो नहीं है या ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं हो रही या ज़्यादा ऑयली तो नहीं है। तो स्किन की जो किस्म है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम स्किन के टेम्परेचर को चेक करते हैं। यूज़ द बेक ऑफ योर फिंगर्स टू मेक दिस असेसमेंट। ठीक है, स्किन टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हथेली की जो पिछला हिस्सा है, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा है उसको हम पेशेंट के बॉडी पर रखते हैं और उनकी जो टेम्परेचर है उसकी असेसमेंट करते हैं। इन एडिशन टू आइडेंटिफाइंग generalized warm or coolness of the skin, not the temperature of any red areas। इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्किन की जो टेम्परेचर है उसको चेक करने के साथ साथ ऐसी एरिया जो कि हमें रेड दिखाई दे रही हो तो उस एरिया की जो टेम्परेचर है उसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, टेक्सचर किसे कहते हैं, टेक्सचर से मुराद ये है कि स्किन की जो रफनेस या स्मूथनेस है उसको हम देखते हैं कि स्किन जो है हमवार है या हमवार नहीं है। ठीक है, रफनेस से मुराद जब स्किन हमवार ना हो तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, रफ कहते हैं, और जब स्किन हमवार हो तो उसको हम स्मूथनेस कहते हैं। ठीक है, मोबिलिटी एंड टर्गर, इसी तरह से स्किन की जो मोबिलिटी और टर्जिडिटी है उसको देखते हैं। लिफ्ट अ फोल्ड ऑफ स्किन and note the ease with which it lift up and then the speed with which it return into place। ठीक है, मोबिलिटी और टर्जिडिटी हम इस तरह से देखेंगे कि हम किसी पेशेंट का जो स्किन है उसको हम 2 उंगलियों के ज़रिए से उसको हम क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इस दौरान हम देखेंगे कि उनकी जो स्किन है वो आसानी से ऊपर जा रही है या नहीं, और फिर उसको हम छोड़ देंगे ये देखने के लिए कि आया स्किन जो है वो अपनी जगह पर वापस जल्दी से आती है या नहीं। तो इसके ज़रिए हम स्किन की जो टर्जिडिटी और जो मोबिलिटी है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से लीजन को हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व एनी लीजन ऑफ द स्किन की इंस्पेक्शन के दौरान हम देखते हैं कि आया स्किन में किसी जगह पर कोई लीजन तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम किस दौरान करते हैं, जब हम स्किन को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, स्किन की ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। टाइप्स ऑफ लीजन,
अब डियर स्टूडेंट्स, हमने लीजन की बात की तो हमारे साथ लीजन के भी अकसाम है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ प्राइमरी स्किन लीजन्स है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ सेकेंडरी स्किन लीजन है। सो इन सब को हम एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अपने साथ जो है इसको आप एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे ऑलरेडी 2-3 एमसीक्यूज़ आए हुए होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सो इसको अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए। प्राइमरी लीजन की बात करेंगे। अब सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ आते हैं मैक्यूल। मैक्यूल ये क्या है? मैक्यूल ये हमारे साथ नॉन पल्पेबल स्मॉल फ्लैट स्पॉट्स होते हैं अप टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारे स्किन पर एक छोटे छोटे दानों की तरह से क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन ये ऐसे फॉर्म में होते हैं अगर आप इस पर हाथ डालते हैं या इस पर हाथ फेरते हैं तो ये आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये एक निशान सा इसने जो है स्किन पर बनाया हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्यूल कहते हैं, और ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक से मुराद ये है कि 1 सेंटीमीटर तक इसने जो है स्किन को क्या किया होता है, नीचे की तरफ प्रेस किया होता है, या ऊपर की तरफ तो नहीं होता, नीचे की तरफ इसने क्या किया होता है, स्किन को प्रेस किया होता है। ठीक है, फिर हमारे साथ दूसरे नंबर पर जो लीजन है उसको हम क्या कहते हैं, पेच कहते हैं। पेच ये भी हमारे साथ नॉन पल्पेबल फ्लैट स्पॉट होते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, मैक्यूल और पेच दोनों क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर तक नॉन पल्पेबल स्पॉट होते हैं स्किन पर। स्पॉट से मुराद निशानात होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो लीजन आते हैं प्राइमरी लीजन में, उसको हम पेप्यूल कहते हैं। ठीक है, पेप्यूल ये असल में हमारे साथ पल्पेबल एलिवेशन होते हैं, सॉलिड मास अप टू 1 सेंटीमीटर। अब पेप्यूल में क्या होता है, पेप्यूल जब स्किन में पैदा हुए होते हैं या स्किन में मौजूद होते हैं तो इस पर जब हम हाथ को फेरते हैं या उंगली को फेरते हैं तो उंगली को फेरने से हमें ये पेप्यूल क्या होता है, महसूस होता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, थोड़ा सा उबला हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें पल्पेशन से हमें महसूस होता है। ठीक है, और सख्त महसूस होता है, और ये जो है ये भी हमारे साथ 1 सेंटीमीटर तक इसकी साइज़ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे साथ जो लीजन है वो है नोड्यूल। नोड्यूल ये इन द फॉर्म ऑफ नोड होते हैं, ये भी पल्पेबल एलिवेशंस होते हैं, सॉलिड मास होते हैं, लार्जर देन 0.5 सेंटीमीटर डीपर। ठीक है, ये 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है डीपर की तरफ जो है वो गए हुए होते हैं, फॉर्मर देन पेप्यूल, और ये पेप्यूल से क्या होते हैं, थोड़े से फॉर्मर होते हैं। ठीक है, नरम होते हैं। इसी तरह से फिर 5वें नंबर पर हमारे साथ जो प्राइमरी लीजन में आता है उसको हम पस्ट्यूल कहते हैं। ठीक है, पस्ट्यूल कहते हैं। पस्ट्यूल ये पस से निकला हुआ है, जिसमें क्या होता है, दाना होता है, और दाने के अंदर क्या होता है, पस होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसको हम पस्ट्यूल कहते हैं या पेस्ट्यूल कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड्स। फिर छठे नंबर पर हमारे साथ सिस्ट आता है। सिस्ट कैसे कहते हैं, पल्पेबल एलिवेशन सॉलिड मास नोड्यूल फिल्ड विद लिक्विड। ये भी हमारे साथ दाने होते हैं। ठीक है, जिसको अगर आप पल्पेट करें तो आपको ये महसूस होगा, ये सख्त आपको महसूस होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पस जो है वो मौजूद होता है। फिर 7वें नंबर पर हमारे साथ जो लीजन है उसको व्हील कहते हैं या व्हील कहते हैं। ठीक है, पल्पेबल एलिवेशन ये भी, इसको भी आप महसूस कर सकते हैं, इरेगुलर ट्रांजिएंट सुपरफिशियल लोकलाइज एडिमा। ठीक है, ये भी बिल्कुल दाना होता है, ऐसे दाने होते हैं जिसको अगर आप उस पर उंगली को फेरे तो आपको ये क्या होगा, महसूस होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ वेजिकल आते हैं, पल्पेबल एलिवेशन विद सीरस फ्लूइड फिल कैविटी अप टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वेजिकल ये भी हमारे साथ पल्पेबल होते हैं, मतलब आप इसको महसूस कर सकते हैं, जिसके अंदर इसकी कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड
जो है वो होता है और इसकी जो साइज़ है वो भी 1 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा बुली जो है ये भी पल्पेबल एलिवेशन होती है, ये 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है या इससे लार्जर भी हो सकती है और इसमें भी सीरस फ्लूइड जो है पाया जाता है। तो एमसीक्यूज़ में आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि इन द फॉलोइंग विच वन बिलोंग टू प्राइमरी लीजन, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि मंदरजेल में से लीजन में से कौन सा लीजन जो है प्राइमरी लीजन से ताल्लुक़ रखता है। तो आपने सबसे पहले इन नेम्स को जो है याद कर लेना है और इस तरह से याद करना है कि मैक्यूल, पेज, पेप्यूल, नोड्यूल, पस्ट्यूल जितने भी है ये सारे किस में आते हैं, प्राइमरी लीजन में आते हैं। प्राइमरी लीजन के जो लीजन है वो कौन कौन से है, वो मैक्यूल है, पेज है, पेप्यूल है, नोड्यूल है, पेस्ट्यूल है, सिस्ट है, व्हील है, वेजिकल है एंड बुले है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है, कि ये प्राइमरी लीजन में आते हैं और फिर इसी तरह से इनके जो साइजेस है इसको भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। कौन से पल्पेबल है, कौन से नॉन पल्पेबल है, इसको भी आपने याद कर लेना है। सेकेंडरी स्किन लीजन में अगर हम बात करें, सीन इन ओवर ट्रीटमेंट, एक्सेस, स्क्रैचिंग, इन्फेक्शन और प्राइमरी लीजन। जब आप प्राइमरी लीजन की ट्रीटमेंट नहीं करते और प्राइमरी लीजन के दौरान जब आप पर किसी किस्म की प्राइमरी लीजन जो है वो आप पर जो है आई हुई हो और आप उसको बार बार स्क्रैच करते हो, तो स्क्रैच करने की वजह से जो है वहाँ पर इन्फेक्शन लग जाता है और जब प्राइमरी लीजन जो है वो क्या हो जाता है, सेवियर हो जाता है, तो फिर इसको हम सेकेंडरी स्किन लीजन कहते हैं। सेकेंडरी स्किन लीजन में हमारे साथ स्केल आ जाते हैं, ठीक है, अ थिन फ्लेक ऑफ एक्सफोलिएटेड एपिडर्मस, ठीक है। ये हमारे साथ थिन फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, दानों की तरह होते हैं। जैसे दानों, थिन फ्लेक से मुराद ये है कि आपने खुश्की को देखा होगा, हमारे सर में अक्सर सर्दियों में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने खुश्की को देखा होगा जो कि पशम लाइक चीज़ होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लेक कहते हैं। तो खुश्की की तरह से आपको दिखने वाले क्या होते हैं, चीज़ें होती है जो कि आपके स्किन पर दिखाई दे रही होती है, तो इसको स्केल कहते हैं। जब स्किन ड्राई हो जाता है तो ड्राई खुश्क हो जाता है, तो खुश्क होने की वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि आपके स्किन पर क्या होता है, डैंड्रफ की तरह चीज़ें दिखाई दे रही होती है, तो उसको हम थिन फ्लेक कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे साथ डैंड्रफ हो गया, ड्राई स्किन हो गया और सोरियासिस हो गई, ठीक है। फिर क्रस्ट किसे कहते हैं, द ड्राइड रेजिड्यू ऑफ सीरम, पस और ब्लड। एग्जाम्पल इम्पिटिगो। हमारे स्किन में जब कोई दाना जो है वो क्या हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो उसके अंदर जो पस होता है, ब्लड होता है या कोई भी फ्लूइड होती है, जब वो खुश्क हो जाती है तो उस खुश्क पस, सीरम या ब्लड को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इम्पिटिगो, ठीक है। स्कर किसे कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय फाइब्रस टिश्यू। जो डिस्ट्रॉयड टिश्यूज़ ख़राब हो चुके होते हैं, तो उन ख़राब टिश्यूज़ की जगह जब फाइब्रस टिश्यूज़ आ जाते हैं तो इसको स्कर कहते हैं। मे बी थिक एंड पिंक और थिन एंड वाइट बट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द इंजर्ड एरिया, ठीक है। सिर्फ उस एरिया पर ये मौजूद होते हैं जो एरिया इंजर्ड हुई हो, जो एरिया जो है ख़राब हुई हो। एरोजन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ द सुपरफिशियल एपिडर्मस। सुपरफिशियल एपिडर्मस जब लॉस हो जाती है, ठीक है, स्क्रैचेस की वजह से वो लॉस हो जाती है, तो इसको हम एरोजन कहते हैं। सरफेस इज़ मॉइस्ट बट डज नॉट ब्लीड। अक्सर औकात आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपका हाथ किसी चीज़ के साथ क्या हो जाता है, रगड़ जाता है, तो रगड़ने की वजह से आपके जो स्किन है उससे जो क्या कहते हैं, उससे जो है पट चला जाता है, ठीक है, उससे वो क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है, लेकिन उससे ब्लीडिंग नहीं होती, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको एरोजन कहते हैं। मोइस्ट एरिया आफ्टर रप्चर ऑफ द वेसिकल एज इन द चिकन पॉक्स। फिशर्स किसे कहते हैं, अ लीनियर क्रेक इन द स्किन। आपके स्किन में जब क्रेक्स बन जाते हैं तो उसको फिशर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो एथलीट फूड्स होते हैं, ठीक है, आपने अक्सर औकात लोगों के एरिया जो है वो देखी होगी जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रैच हुई होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रेक्स वगैरह होते हैं, तो उसको फिशर्स कहते हैं। अल्सर किसे कहते हैं, अ डीप
डीपर लॉस ऑफ एपिडर्मस एंड डर्मस में ब्लीड एंड स्कर। जब आपको कोई ज़ख़म लगता है, जब आपको कोई कट लगता है, तो उस कट की वजह से आपके जो डर्मस या एपिडर्मस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो इसको अल्सर कहते हैं। एग्जाम्पल स्टेसिस अल्सर ऑफ वेनस इनसफिशिएंसी। हेयर असेसमेंट। अब हम बात करेंगे हेयर असेसमेंट की, कि बालों की असेसमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, बालों को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया ये बाल ठीक है या नहीं। सो एडल्ट हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर। हमारे साथ जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी बालिग लोग हैं, तो दो किस्म के बाल जो है इनके होते हैं, ठीक है। विलस हेयर। विलस हेयर कैसे कहते हैं, विच इज़ शॉर्ट, फाइन, इनकंस्पीक्वस, नॉट नोटिसेबल एंड रिलेटिवली अनपिगमेंटेड, ठीक है। विलस हेयर आपने अक्सर औकात फीमेल्स में देखा होगा कि उनके जो फेस है या उनके जो हाथ है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर छोटे छोटे बाल जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता, वो बिल्कुल स्किन कलर में होते हैं, जिसको आप जो है नोट नहीं कर सकते या उसको आप प्रॉपर तरीके से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह के जो हेयर होते हैं, जो कि छोटे छोटे हेयर होते हैं और ज़्यादातर जो है नहीं होते, कुछ कुछ लोगों में जो है इस तरह के हेयर पाए जाते हैं और नॉट नोटिसेबल होते हैं, जिसको आप नोटिस नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहते हैं, वेलस हेयर कहते हैं, ठीक है। जबकि टर्मिनल हेयर क्या है, टर्मिनल हेयर से मुराद विच इज़ अ कोजर्स thicker, more conspicuous and usually pigmented scalp hair and eyebrows are example of terminal hair। इसके अलावा जो टर्मिनल हेयर है, तो ये असल में हमारे जो नॉर्मल हेयर होते हैं, जैसे कि हमारे सर के बाल हो गए, ठीक है, हमारे जो आईब्रोज हो गए, मर्दों में जो उनके मूछे हो गए, जो मौस्टीच हो गई, इसी तरह से उनकी जो बेर्ड हो गई जिसे हम दाढ़ी कहते हैं, इसी तरह से फीमेल के जो लंबे लंबे जुल्फ़े होती है, ठीक है, ये हो गई। इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत उनके आईब्रोज हो गए, उनके जो क्या कहते हैं आईलैशेस हो गए, ठीक है। इसी तरह से और क्या होता है, तो ये बाल जो है इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल हेयर्स कहते हैं, ठीक है। सो इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द हेयर, नोट इट क्वांटिटी, क्वालिटी, टेक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कल्प, एलोप्सिया एंड हेयर सिट्यूजम, ठीक है। सो जब हम हेयर की असेसमेंट करते हैं, तो हेयर की असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, हेयर्स की जो क्वांटिटी है उसको देखते हैं कि आया प्रॉपर अमाउंट में बाल मौजूद है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से बालों की जो क्वालिटी है वो देखते हैं कि खूबसूरत बाल है या नहीं, सिल्की बाल है या रफ़ बाल है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इसी तरह से उसकी जो टेक्सचर है उसको देखते हैं। इसी तरह से बालों की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि पूरी जिस्म पर बाल प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं, या सर पर जो बाल मौजूद है तो वो प्रॉपर अमाउंट में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है या नहीं, तो इसको देखते हैं। इसके अलावा गंजापन को देखते हैं। हेयर सिट्यूजम से मुराद ये है जिसमें पूरी बॉडी पर बाल मौजूद हो, तो उसको हम हेयर सिट्यूजम कहते हैं। और एलोप्सिया से मुराद गंजेपन को कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप दोस्तों को आ गई होगी। फिर नेल असेसमेंट। अब हम बात करेंगे नेल असेसमेंट की। हमारे जो नाखून है इसकी हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। सो नेल प्रोटेक्ट्स द डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स, नोट देयर कलर, शेप एंड एनी लेजन, ठीक है। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे हाथों और पैरों के जो नेल्स होते हैं, ये हमारे उंगलियों के जो डिस्टल एंड होते हैं, जो पिछले हिस्से होते हैं, उसकी क्या करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। सो जब हम इनकी इंस्पेक्शन और पल्पेशन करते हैं, तो इस दौरान हम नेल्स की जो कलर है, उसकी जो शेप है और किसी भी किस्म की जो लेजन है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नोट दैट द एंगल बिटवीन द प्रोक्सिमल नेल फोल्ड एंड द नेल प्लेट इज़ नॉर्मली लेस देन 180, ठीक है। सो मैंने इससे पहले के
जो यूनिट नंबर 3 है उसमें आपको बताया था कि नील्स बेड के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 होता है। मतलब ये है कि 180 से लेस हो तो फिर हमारे साथ क्या है, ये नॉर्मल एंगल है। अगर 180 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ एबनॉर्मल है। सो नेल्स और नेल बेड्स के दरमियान जो एंगल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये एंगल सही है या नहीं। सो नॉर्मली लेस देन 180, नॉर्मली हमारे साथ जब 180 से लेस हो एंगल नेल बेड्स के दरमियान तो ये हमारे साथ नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके अलावा साइनोसिस को देखेंगे, ब्लेंच टेस्ट करेंगे। ब्लेंच टेस्ट से मुराद ये है कि हम नेल्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो इस दौरान नेल्स का जो कलर है वो चला जाता है, येलो हो जाता है। और फिर जब हम अचानक से छोड़ते हैं तो एकदम से वो अपनी कलर को दोबारा से रिगेन कर देते हैं। तो इसको हम देखते हैं। इसी तरह से जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो 2 सेकेंड है, ठीक है। अगर 2 सेकेंड के अंदर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये हमारे साथ ठीक है, यहाँ पर सर्कुलेशन सही हो रही है, ठीक है। डिले रिटर्न ऑफ कलर इंडिकेट पुअर आर्टरियल सर्कुलेशन। अगर कलर वापस आने में ज़्यादा टाइम ले तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन जो है वो ठीक नहीं हो रही, ठीक है। क्लबिंग किसे कहते हैं? क्लबिंग से मुराद ये है कि लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड। नेल्स और नेल बेड के दरमियान जो नॉर्मल एंगल होता है, जब उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो फिर इसको हम क्लबिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेल है और ये हमारे साथ नेल बेड है। तो इस नेल और नेल बेड के दरमियान यहाँ पर एक एंगल बना होता है जो कि हमारे साथ लेस देन 180 डिग्री अगर हो तो फिर नॉर्मल होगा, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो फिर ये हमारे साथ एबनॉर्मल होगा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द हेड। अब हम हेड की असेसमेंट करेंगे कि किस तरह से हम हेड को असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारा जो स्कल है तो ये 8 बोन पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हमारे साथ फ्रंटल बोन, दूसरा हमारे साथ पैरेटल बोन, तीसरा हमारे साथ इंफीरियर टेम्पोरल बोन, चौथा हमारे साथ सुपीरियर टेम्पोरल बोन, फिर हमारे साथ पैरेटल बोन है, फिर ऑक्सीपिटल बोन है, फिर लिम्बॉइड सूचर है, इसी तरह से सेजिटल सूचर है। सूचर से मुराद ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं, जिसके ज़रिए दो बोन जो है वो क्या हुए होते हैं, जॉइन हुए होते हैं, तो इसको सूचर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो दूसरे बोन्स है तो उनके दरमियान जो कनेक्शन होती है, जिसके ज़रिए दो बोन्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसको जॉइंट कहते हैं। लेकिन स्कल्स में जो जिसकी वजह से दो बोन जुड़े होते हैं तो उसको सूचर कहते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से कोरोनल सूचर हो गए, जिसमें जो फ्रंटल बोन और जो पैरेटल बोन है उसकी जॉइंट हुई होती है, ठीक है। तो इसकी हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट फॉर साइज, शेप, साइमेट्री एंड कंट्यूर ऑफ द हेड। कंट्यूर्स ऑफ द हेड से मुराद ये है कि हेड के जो सूचर है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। उसकी साइमेट्री को हम देखेंगे। साइमेट्री से मुराद इक्वल मतलब बराबर अमाउंट में है या नहीं, बराबर है या नहीं। इसी तरह से हेड के शेप को देखेंगे और हेड साइज को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। द स्कल इज़ जनरली राउंडेड विद एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोमिनेंस। हमारे साथ आमतौर पर जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, तो ये एंटीरियरली पोस्टीरियर मतलब ऊपर से नीचे से क्या होती है, राउंडेड होती है, या आगे से पीछे से ये हमारे साथ क्या होती है, राउंडेड होती है। लार्ज इन्फेंट हेड में बी हाइड्रोसेफेलस। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चे की जो हेड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो वो हाइड्रोसेफेलस की वजह से हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस ये एक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें बच्चे के सर के अंदर जो है क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम SF कहते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस कंडीशन एराइज हो जाता है। लार्ज एडल्ट हेड, अगर एडल्ट का जो सर है वो अगर लार्ज हो, फेशियल बोन बड़े हो, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्रोमेगली, तो ये एक्रोमेगली की वजह से काज हो सकता है। एक्रोमेगली किस वजह से काज होती है, जब एडल्ट स्टेज के दौरान आपके जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो इस वजह से जो स्कल है, ठीक है, और जितने भी बोन्स हैं उनकी जो
ग्रोथ है वो एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक्रोमेगली कंडीशन एराइज हो जाता है। पल्पेट द स्कल फॉर नोड्यूल्स और मासेस। इसी तरह से हम स्कल को जो है पल्पेट करेंगे कि किसी किस्म के नोड्यूल या मासेस एबनॉर्मलिटी तो मौजूद नहीं है, ठीक है। हेडेक्स, एनी अनयूजुअल फ्रीक्वेंट और एन अनयूजुअल सेवियर हेडेक हो, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कब काज हुआ है, दर्द कब पैदा हुआ है या कब से आपको दर्द है, सर दर्द, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, कहाँ पर आपको सर दर्द हो रही है, इसको हम मालूम करेंगे। टेंशन हेडेक टेंड टू बी ऑक्सीपिटल और फ्रंटल। माइग्रेन हेडेक जो है ये इस माइग्रेन हेडेक जो है ये कहाँ पर होती है, जो सुप्रा ऑर्बिटल मतलब जो आंखों के ऊपर का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर दर्द होता है महसूस। रेट्रो ऑर्बिटल, ठीक है, इसके साथ साथ फ्रंटो टेम्पोरल, और जो टेम्पोरल बोन है इसके फ्रंट साइड पर जब दर्द होता है तो इसको हम माइग्रेन हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक्स किसे कहते हैं, पेन अराउंड द आई, टेम्पोरल, फोरहेड एंड चीक। हमारे आंखों के इर्द गिर्द, हमारे टेम्पल बोन के इर्द गिर्द, फोर हेड और चिक एरिया पर अगर पेन हो रही हो तो इसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं, ठीक है। पेन जो है ये यूनिलेटरल होता है, क्लस्टर हेडेक में पेन यूनिलेटरल होता है, मतलब सर के एक साइड पर पेन होता है, ठीक है, स्कल के एक साइड पर क्या होता है, दर्द हो रहा होता है, तो इसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है या आया होगा, इसलिए इसको भी अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए। करेक्टरिस्टिक, इसी तरह से हमारे साथ पेन की करेक्टरिस्टिक है थ्रॉम्बिंग मतलब पाउंडिंग और शूटिंग। पाउंडिंग और शूटिंग पेन जो है ये आपको माइग्रेन में देखने को मिलेगा, जबकि एचिंग, कांस्टेंट प्रेशर और दर्द ये आपको टेंशन हेडेक में देखने को मिलेगा। इंटेंसिटी जो है ये देखेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इसके अलावा जिसकी वजह से ये दर्द काज हो रहा है उसको हम देखेंगे। एसोसिएटिव फैक्टर में नोजिया, वोमिटिंग, विजन चेंजेस, एलिवेटिंग फैक्टर, अदर इलनेसेस और मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे निक असेसमेंट की। सो इंस्पेक्ट एंड पल्पेट निक फॉर ट्रेकिया, थायराइड, लिम्फ नोड। हम जब निक असेसमेंट करते हैं तो इस मकसद के लिए करते हैं कि हम ट्रेकिया को देखें, थायराइड ग्लैंड को देखें और लिम्फ नोड्स को देखें कि आया यहाँ पर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। एक एस्कल्टेट करोटिड फॉर ब्रूइड, इसी तरह से जो करोटिड आर्टरीज है या करोटिड है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एस्कल्टेट करेंगे बेल के ज़रिए, ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इफ़ ब्रूइड इज़ हर्ट, अगर ब्रूइड साउंड आपको सुनने को मिले, पल्पेट फॉर करोटिड थ्रिल, तो फिर हम करोटिड थ्रिल के लिए हम करोटिड आर्टरी को पल्पेट करेंगे और एक टाइम पर सिर्फ एक करोटिड आर्टरी को, एक साइड की जो करोटिड आर्टरी है उसको हम पल्पेट करेंगे। इसके साथ साथ हम पेशेंट से रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, उनके नेक को जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपरली ये और डायरेक्शन में मूव करते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिफरेंट लिम्फ नोड्स है, ठीक है, जो कि आप लोग डायग्राम में ख़ुद देख सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगल्स है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, जब हम ये सारे काम कर लेंगे तो इन सारों कामों को करने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, नोज़ के लिए हम लिखेंगे कि नोज़ल म्यूकोजा पिंक, सेप्टम मिड लाइन में है, ठीक है, नो साइनोसिस टेंडरनेस, किसी किस्म की साइनस टेंडरनेस नहीं है। थ्रोट के लिए हम ओरल म्यूकोसा पिंक है। डेंटिशन गुड पेरिंग्स विदाउट एक्सोडेट्स। निक के लिए हम ट्रिकिया मिड लाइन, निक फ्लेक्सिबल, थायराइड, इस्मस पल्पेबल, लोब्स नोट फिल्ड, ठीक है। इसके अलावा लिम्फ नोड के लिए हम नो सर्वाइकल, एक्सिलरी, इपीट्रोक्यूलर एंड इंग्विनल एडिनोपैथी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 4 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये
पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया, तो उसको लाजमी नोट करें, याद करें, MCQs में आया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।